Crackit CET, your study partner. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी CUET की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग को भी पता होगी कि इकोनॉमिक्स आपके CUET एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ये आपने प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, हम आए हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करने, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से साथ में मिलकर डिस्कस करेंगे इसकी इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे और हम लोग मार्क एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क स्कोर करें। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर अमरजीत सिंह और मैं आया हूं क्रैकेट CET की तरफ से आपके साथ क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को डिस्कस करने। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर के नाम से भी आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है और इसका मेन मोटिव क्या है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग हमारे कंट्री का इकोनॉमी कैसा था। तो अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग हमारे कंट्री का इकोनॉमी कैसा था, तो पहले हमें ये जानना होगा कि हम पे रूल कौन कर रहा था और आखिर वो रूल क्यों ही कर रहा था। तो ये देखेंगे, यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर स्टूडेंट, और हम लोग देखेंगे ब्रिटिश रूल इन इंडिया फ्रॉम 23rd of June 1757 टू 15th August 1947। यानी कि ब्रिटिश ने हमारे पे रूल किया और कितने दिनों तक रूल किया। 23rd of June, ये डेट देखो स्टूडेंट, 23rd of June 1757 से 15th August 1947, यानी लगभग 190 ईयर। इतना लंबा पीरियड, आखिर इतना लंबा पीरियड इन्होंने हम पे क्यों रूल किया। ऐसा तो है नहीं कि चलो यार आज मन किया कि यहाँ से ब्रिटेन से उठे और यहाँ पे इंडिया है, चलो आज मन करता है इंडिया पे रूल करने का। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो आखिर क्यों हुआ ऐसा, वो लोग हम पे रूल क्यों कर रहे थे, तो इसका आगे देखते हैं। द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर इंडिया वॉज टू यूज रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन। हम बोल रहे थे ना कि आखिर वो लोग क्यों रूल करेंगे, तो वो लोग का रूल करने का मेन पर्पस था स्टूडेंट्स इंडिया का रिसोर्सेज। ठीक है, ब्रिटिश यहाँ पे पहले वो आए, ये है ब्रिटेन और ये मान लेते हैं कि है इंडिया, जो कि इंडिया ब्रिटेन से बड़ा है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि इंडिया है। ब्रिटेन पहले आया था हमारे यहाँ अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। यहाँ से वो लोग आए वाटर वे से अपना बिजनेस के लिए। ठीक है, लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आए तो उन्हें दिखा इंडिया का बहुत सारा रिसोर्सेज, पहला चीज़। ठीक है, वो लोग इंडिया में देखे कि अरे भाई साहब यहाँ तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, यहाँ के रिसोर्सेज देखने के बाद उनका मूड होगा चेंज, और उन्होंने दूसरा चीज़ यहाँ पे ये देखा कि इंडिया जो है वो छोटे छोटे ऐसे पार्ट में डिवाइड है, जो कि बहुत उस टाइम था, सारे राजा रियासत में बंटे हुए थे। इतना हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस अपना इकोनॉमिक देखेंगे। और ये लोग आपस में ही, ये इससे लड़ रहा है, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है। ब्रिटेन ने यहाँ पे आके दो चीज़ को देखा, पहला रिसोर्सेज और दूसरा ये देखा कि इंडिया छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है और सभी एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं, ये उसको मार रहा है, ये उसको मार रहा है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये देखते हैं। ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन।
और ये शुरू कब से हुआ? द बैटल ऑफ पलाजे। द बैटल ऑफ पलाजे फॉट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव हु लीड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि थी ब्रिटेन की, और नवाब ऑफ बंगाल ऑफ नवाब सिराजुद्दौला। ये थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और ये थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे। और ये बंगाल में ये बैटल ऑफ पलासे हुआ था, और ये बंगाल को लीड कर रहे थे नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला को लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब बोला जाता है इंडिया का, क्योंकि इनके बाद जितने भी नवाब हुए वो सारे ब्रिटेन के अंडर में ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स, कॉलोनियल रूल, कि सर ये तो अब एक अजीब सा ही वर्ड आ गया, एकदम से नया है, ये कॉलोनियल रूल क्या है? तो कॉलोनियल रूल ये है स्टूडेंट कि जब कोई एक डेवलप कंट्री, ठीक है, किसी अंडर डेवलप या जो जिस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसको अपने अंडर में ले लेती है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, उसी को बोलते हैं कॉलोनियल रूल। तो ये हुआ भी यही था। अब देखो 1757 के टाइम में ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज लग रही थी, तो ब्रिटेन तो बहुत डेवलप था उस टाइम पे। अगर इंडस्ट्री लग रही है तो ब्रिटेन डेवलप है। इंडिया उस टाइम अपने में ही लड़ रहा था, इसके पास रिसोर्सेज थे बट ये कुछ कर नहीं रहा था, तो इंडिया डेवलप नहीं था। तो जब ब्रिटेन इंडिया को अपने अंडर में अपने पर्सनल प्रोस्पेक्टिव के लिए लेता है, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉलोनियल रूल। यही है हमारा कॉलोनियल रूल, कि जब एक डेवलप कंट्री किसी अंडर डेवलप कंट्री को अपने अंडर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉलोनियल रूल। हाँ सर, यहाँ तक कहानी क्लियर है। कॉलोनियल रूल हो गया, क्यों ब्रिटेन आया, ये सब हो गया। यहाँ तक कहानी तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ब्रिटेन आ गया इंडिया पे, रूल करने लगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। तो हाँ सर, यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है, यहाँ तक हमको समझ में भी आ गया। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि जब ब्रिटेन हमारे यहाँ आया, यानी अंग्रेज हमारे घर आए, उससे पहले हमारे घर का इकोनॉमी कैसा था, ये अब हमें देखना है। चैप्टर में ये पढ़ना है हमको कि जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम पे हमारा इकोनॉमी कैसा था। तो ठीक है सर, आज़ादी मिलने से पहले हमारा इकोनॉमी, यानी उनके आने से पहले हमारा इकोनॉमी कैसा था। तो पहला देखते हैं स्टूडेंट, इसमें पहला पॉइंट है प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, यानी सेल्फ डिपेंडेंट। ये है भाई साहब हमारा इंडिया, और इसका इकोनॉमी जो है अंग्रेज के आने से पहले था प्रॉस्पेरस। ये भाई साहब हम अपने पे डिपेंडेंट हैं, हमें किसी और से मतलब नहीं है, हम जहाँ पे हैं वहीं पे खुश हैं। हमारे पास गेहूं है, एक के पास चावल है, हम इसको गेहूं देंगे, इससे चावल लेंगे, हम अपने में ही काम करके खुश हैं। ये था हमारा प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट था। हम लोग आपस में ही खुश थे, जितना था उतने में हम लोग आपस में मिल बांट के खुश थे। ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। इंडिया वॉज रिच इन टर्म ऑफ फूड ग्रेन। मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स कि इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत थे। ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेज भरे हुए थे इंडिया में, और ख़ास करके फूड ग्रेन। उस टाइम पे हमारे पास फूड ग्रेन बहुत सारे थे, और इसी को देख करके ब्रिटेन यहाँ आया था। ये हम फिर से एक बार ये बना लेते हैं। ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया हमारा तो नहीं, उन लोग का है ये ब्रिटेन। ठीक है, अब ब्रिटेन ने जब देखा कि यहाँ पे इंडिया में रिसोर्सेज भरे हुए हैं, वो और वहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही थी, बट वहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी थी, वो यहाँ पे आए, इंडिया में रूल करना उन्होंने स्टार्ट किया। इंडिया के रिसोर्सेज को इंडिया से ले गए वो लोग ब्रिटेन, अपने इंडस्ट्रीज में वो लोग इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफ़र किए, और इस फिनिश गुड को फिर से वापस इंडिया में लाके चिपका दिए। ये समझ रहे हो इस चीज़ को, हमारा ही रॉ मटेरियल हम ही से ले जा कर के सिर्फ अपने यहाँ उसको फिनिश गुड में ट्रांसफ़र करके हम पे चिपका देते हैं ये लोग, और मस्त पैसा छाप रहे हैं। बिजनेस देख रहे हो इन लोगों का, कितना विज़न क्लियर था।
ये लोग हमसे कितना ज़्यादा डेवलप थे उस टाइम पे, इन लोग का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर था स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो हो गया कि हाँ सर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि इंडिया तो फूड ग्रेन में रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच था। ठीक है सर, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा है सर एरेजियन इकोनॉमी। अब सर ये क्या होता है? अभी तो आपने कॉलोनियल रूल बताया था, अब ये कौन सा नया सा आ गया एरेजियन इकोनॉमी? अब इससे क्या समझे सर? कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हम हैं यहाँ पे, हम लोग साथ में समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। एरेजियन इकोनॉमी है, देखो आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे सब कुछ क्लियर होगा। मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी और पॉपुलेशन, अगर किसी कंट्री का मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी या पॉपुलेशन बोल लेते हैं जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उस टाइम पे क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, हमारे पास कोई बहुत आईटी सेक्टर उतना डेवलप थे नहीं, तो हमारा जितना ज़्यादा पॉपुलेशन था मैक्सिमम पार्ट हम लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे और उसी से अपना जीवन को आगे करते थे, भरण पोषण करते थे। ठीक है, तो ये हो गया एरेजियन इकोनॉमी। ठीक है, हाँ सर, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। बहुत अच्छे, सबको क्लियर है। आगे देखते हैं वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब सर ये क्या है हैंडीक्राफ्ट? तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं करते थे, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर करती थी, बट सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं हम लोग करते थे, हम लोग हाथ से बहुत सारे, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी बट हम लोग हाथ से ही बहुत सारे सामान बनाते थे। देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे ये लड़की लोग के लिए ज्वेलरी है, इधर मिट्टी के बर्तन हैं, इधर लकड़ी के सामान है, इधर कपड़े हैं तो सिल्क से कपड़े बन गए, इधर हमारे पास मिट्टी थी, सिल्क भी हमारे पास भरपूर था तो उससे हम लोगों ने कपड़े बना लिए, हमारे पास बहुत सारे और भी रिसोर्सेज थे तो उससे हम लोगों ने ज्वेलरी बना लिए, इधर हमारे पास लकड़ी का कोई कमी नहीं था, हम लोग लकड़ी का सामान बना लिया हाथ से। ये सभी देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये सब हाथ से बनाए हुए हैं, सभी के सभी। कोई देख के नहीं कह सकता कि हाँ सर ये हाथ से बनाए हुए, सर ये तो लग रहा है किसी कंपनी किसी मशीन ने बनाए, बट नहीं स्टूडेंट्स, ये सारे हम लोग ने हाथ से बनाए थे उस टाइम पे। जो उस टाइम पे हमारे बोल सकते जो पूर्वज रहते थे हमारे देश में, वो लोग हाथ से ऐसे बना करके रहते थे। यहाँ तक तो सर कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्यों आए, आने से पहले हमारा इकोनॉमी कैसा था, तो सर इसके बाद क्या हुआ। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि जब हमें आज़ादी मिलने वाला था तो हमारा जो फर्स्ट इकोनॉमी का सेक्टर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर होते हैं स्टूडेंट, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट सेक्टर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका स्टेट उस टाइम तक कैसा था। अब आप ही सोचो कि अगर किसी कंट्री पे कोई कंट्री 190 ईयर तक रूल करती है तो उस कंट्री का स्टेट कैसा होगा, ये हम लोग खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी उसका इकोनॉमी का सेक्टर, एग्रीकल्चर का सेक्टर का स्टेट कैसा होगा, ये हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो चलो भाई शुरू करते हैं, बिना किसी डैश डैश के शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसा था। हाँ सर, तो चलिए सर देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स पहला पॉइंट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम या लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये जब अंग्रेज यहाँ से गए ना तो कुछ अच्छा तो करके गए थे, लेकिन कुछ बहुत बुरा इन्होंने हमारे साथ, अच्छा बहुत कम किया लेकिन हाँ बुरा इन्होंने हमारे साथ भर भर के किया। उसी में से एक है स्टूडेंट्स लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम। इसका क्या था स्टूडेंट्स कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था वो हम लोग समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। अब सर ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या आ गया सर, आप तो सर ऐसे हैं हर टाइम पे एक नए नए चीज़ लेके आ जाते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये मान लो कि ये हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये हो गए स्टूडेंट्स जमींदार जिनके पास बहुत सारा उस टाइम पे ज़मीन था। ये हो गए बेचारे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग, फार्मर्स, जो कि ज़मींदार के घर करते थे मजदूरी। यहाँ पे एक बिल्ड होता है स्टूडेंट्स ट्रायंगुलर रिलेशन इन तीनों के बीच में, ठीक है। ये एक ट्रायंगुलर रिलेशन बिल्ड हुआ। तो सर अब इस ट्रायंगुलर रिलेशन से आप क्या बताएंगे?
तो देखो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये था जमींदारों पे प्रेशर कि हमें भैया चाहिए सिर्फ रेवेन्यू। इनको मतलब है अपने रेवेन्यू से। ये बनाते थे इन पे प्रेशर ब्रिटिश वाले कि भाई हमें तो रेवेन्यू, तुम्हारे पास इतनी सारी ज़मीन है, तुम इसका इस्तेमाल खुद से करोगे, ऐसा नहीं चलेगा, हम तुम पे रूल कर रहे हैं, हम तुम्हारे कर्ता धर्ता हैं, हमें चाहिए रेवेन्यू। जमींदार पे भी अब तलवार लटकी हुई, भाई अभी नहीं रेवेन्यू देंगे तो ये लोग मार देंगे। जमींदार उठते थे, ये बेचारे प्रेशर बनाते थे हम जैसे गरीब फार्मर्स पे, भैया तुम लोग कर रहे हो हमारे घर में खेती, हमारे खेत में खेती कर रहे हो, हमको चाहिए बहुत सारा अनाज, अब तुम कैसे काम करोगे, कितना काम करोगे ये तो पता नहीं है हमको भैया चाहिए अनाज, वो भी भर भर के। ठीक है भैया, इधर का प्रेशर आया इधर, लेकिन ये फार्मर बेचारा यहाँ पे पिसते रहता था। ये यहाँ पे कंप्लेन करने नहीं जा सकता है, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। ब्रिटिश का जमींदार पे प्रेशर है, प्रेशर वाला रिलेशन है। जमींदार का फार्मर के ऊपर प्रेशर है, प्रेशर वाला रिलेशन है। लेकिन बेचारा फार्मर कंप्लेन करने यहाँ पे नहीं जा सकता था, कहने के लिए हमारे कर्ता धर्ता है, ये हम पे रूल कर रहे हैं, ये हमारे सरकार है, तो सरकार का बात होता है भाई कि वो अपने देश की बात सुने। लेकिन ये भैया किसी की बात नहीं सुनते थे, ये यहाँ पे जाने पे मार के भगा देते थे, तो किसान कुछ कर नहीं सकता था। तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेशर बनाएगी जमींदार पे, जमींदार प्रेशर बनाएगा फार्मर पे, और फार्मर बेचारा मर के अपने पूरे परिवार के साथ जमींदार को देगा बहुत सारा अनाज बेच के जमींदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगी रेवेन्यू। आई होप यहाँ तक आप लोग स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। हाँ सर, यहाँ तक की कहानी बहुत क्लियर है, तो आगे देखते हैं। यहाँ तक की कहानी अगर क्लियर है तो आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ है स्टूडेंट्स। इसमें सेकंड पॉइंट है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या ओनली प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। हम लोग देखें स्टूडेंट्स कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो वो लोगों ने उस तरीके का रॉ मटेरियल का डिमांड किया यहाँ पे आके रूल करने के बाद कि जिससे जल्दी से जल्दी कैश में, मतलब कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब कि जल्दी जल्दी उन क्रॉप्स को या एग्रीकल्चर करने के बाद जो भी क्रॉप्स हुए उनको जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, या ओनली प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स का मतलब देख लो सिल्क हो गया, जो कि जल्दी से जल्दी सिल्क कपड़ा में कन्वर्ट कर लेंगे। वो लोग सिल्क को यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन ले जाएंगे, अपने इंडस्ट्री में कपड़ा में कन्वर्ट करेंगे, फिर ला के हम ही पे चिपकाएंगे, हम ही का सामान हम ही को दे रहे हैं यार, पैसा भी ले रहे हो, ये तो सही बात नहीं है यार। बहुत डैश डैश थे वो लोग तो। हाँ सर, डैश डैश तो थे। चलो तो आगे देखते हैं। ये जैसे देख लो, ये कैश क्रॉप्स है, ये सिल्क है, ये इंडिगो है, ठीक है, ये जूट है, सबका कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ सर, कैश में तो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं कि तीसरा क्या है। तीसरा है स्टूडेंट्स लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है? कैश क्रॉप्स का एक डिमेरिट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जिस फील्ड में कैश क्रॉप का प्रोडक्शन होता है उस फील्ड का प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है धीरे धीरे। पहले साल में तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, दूसरे साल में उससे कम, तीसरे साल में आने वाले एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि उस फील्ड में कुछ होगा ही नहीं, यानी वो हो जाएगा बंजर, पूरी तरीके से ख़त्म। तो ये हो गया लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हाँ सर, ये भी समझ में गया है सर। अब है चौथा पॉइंट, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सर ये आप कहाँ से ला दिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करने लगे एग्रीकल्चर में? तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं से भी रिटर्न चाहिए, सपोज ये एक कंपनी है, आपने बिल्ड की एक कंपनी जिसका नाम है चोर चपट्टा, कंपनी का नाम ही है चोर चपट्टा, मान लो ये चोर चपट्टा कंपनी है। अगर यहाँ से आपको रिटर्न में रेवेन्यू प्रॉफिट चाहिए तो इसमें आपको स्टूडेंट्स अगर रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, तो इसमें आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट इन द टर्म्स ऑफ आपको उसमें मशीनरी लगाना पड़ेगा, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इन लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ना ही हमें ऐसे कुछ जाइम बोल या फर्टिलाइजर्स बोल लो जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके, ना ही कोई हैवी मशीनरी दी जिससे हम आसानी से काम कर सके।
तो ना ही इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, ना ही हमें कुछ दिया। बस आप बोले कि भैया हमें रेवेन्यू चाहिए, हमें कैश क्रॉप्स लगा करके दो, सब कुछ दो, क्योंकि हम हैं यहाँ के, सरकार हमें यहाँ के भैया करता धरता। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी तक हमने देखा है कि हमारे कंट्री पर ब्रिटिशर्स ने कब से रूल स्टार्ट किया और उनका रूल करने का पर्सपेक्टिव क्या था, उनके आने से पहले हमारे कंट्री का इकोनॉमी कैसा था, और उनके जाने के बाद मतलब इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग हमारे कंट्री का इकोनॉमी कैसा था, उन्होंने किस तरीके से हमारे कंट्री को इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेट अभी तक देख चुका है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेट क्या था इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग। तो इसमें पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट वो है डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यू टू टैरिफ पॉलिसी। ये जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि मतलब डिफरेंट फोटोग्राफ्स के हेल्प से मैंने दिखाया था कि हमारे कंट्री का हैंडीक्राफ्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था, उसमें एक डिक्लाइन आया टैरिफ पॉलिसी के वजह से। तो टैरिफ पॉलिसी क्या था? तो टैरिफ पॉलिसी एक बेसिकली पॉलिसी थी जो कि ब्रिटिशर्स लेके आए थे, और उस पॉलिसी का मेन ये था कि सपोज़ ये हमारा इंडिया है, ये हो गया ब्रिटेन या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको बोल लेते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर सपोज़ ये टैरिफ पॉलिसी इस तरीके से वर्क करता था कि अगर इंडिया से कोई फिनिश गुड एक्सपोर्ट होती है, ठीक है, तो उस पर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हम पे रूल कर रही थी, वो एक टैक्स लेती थी। सपोज़ अगर 1000 का गुड है तो उस पर 200 रुपये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टैक्स हो गया। लेकिन वही अगर इंडिया से कोई रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था तो उस पर कोई टैक्स नहीं था, नो टैक्स, ठीक है। ये इधर लिख देते हैं हम लोग। अगर सपोज़ यहाँ पे ये जो फिनिश गुड इंडिया एक्सपोर्ट की, उस पर इंडियन इंडस्ट्रीज़ को या इंडिया के जो पीपल थे उनको एक टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। बट अगर वहीं यहाँ से इंडिया से अगर रॉ मटेरियल को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे तो यहाँ पे नो टैक्स था, कि कोई टैक्स नहीं देना है। इसका मेन मोटिव ये था कि हम अगर सपोज़ कोई गुड्स थी जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में आने से पहले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को 1000 में मिल रही थी, लेकिन ब्रिटिश के रूल के बाद से वो 1200 में मिलने लगा, तो गुड्स महंगा हो गया। तो अगर महंगा हो गया तो कोई वहाँ पे परचेज नहीं करेगा। बट वही रॉ मटेरियल जो था, जो कि बिना टैक्स का एक्सपोर्ट हो रहा था, ठीक है, जो कि ब्रिटेन में जाता था, वहाँ से फिनिश गुड होता था, फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट किया जाता था, और उसी फिनिश गुड को वापस से इंडिया में जब इंपोर्ट किया जाता था तो इस पे भी कोई टैक्स नहीं होता था, नो टैक्स। यानी हम अगर फिनिश गुड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें टैक्स देना है, बट अगर रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देना है। बट वहीं अगर फिनिश गुड को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई टैक्स नहीं देना होता था। जिस वजह से क्या हुआ कि इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में बने हुए गुड्स थे उनका डिमांड धीरे धीरे मार्केट से कम होते गया, और वो धीरे धीरे बंद होते गए इस टैरिफ पॉलिसी के ड्यूरिंग या इस टैरिफ पॉलिसी की वजह से, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया स्टूडेंट्स। दूसरा, अगर कोई पॉलिसी आया तो उसका एक इफेक्ट भी होगा, तो इसका देखते हैं कि टैरिफ पॉलिसी का एडवर्स इफेक्ट, यानी इफेक्ट उसका क्या हुआ। तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ सर? तो इसका मेन रीज़न था कि सपोज़ जो वर्कर्स या जो इंडस्ट्रीज़ में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, धीरे धीरे वो बंद होते गए और उनका काम छीनते गया। उसमें से कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, कुछ ने कोई काम नहीं किया और वो अनएम्प्लॉय रहे, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट हुआ डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन गुड्स, कि जब अगर सपोज़ हमारे मार्केट में ही हमारे ही रॉ मटेरियल से बने हुए गुड्स जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन में ले जाए गए और उन रॉ मटेरियल को फिनिश करके वापस से इंडिया ला के बेचा गया,
जो कि सस्ते दाम में मिल रहे थे, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर सपोज यहाँ से कोई 100 रुपये में एक्सपोर्ट हुआ और उसको वापस से ला के 200 में बेच रहे थे, तो इंडिया के मार्केट के गुड्स से वो सस्ते थे, तो इंडियंस को भी अगर सस्ता दिखा तो उन लोगों ने भी, हमारे उस टाइम के जो इंडियंस थे, उन्होंने भी फॉरेन गुड्स को परचेज करना स्टार्ट कर दिया और धीरे 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 हम पूरी तरीके से फॉरेन गुड्स पे हो गए, डिपेंडेंट हो गए। और यहीं से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री में वेस्टर्न कल्चर जो था, वेस्टर्न क्लॉथ, वेस्टर्न सारे गुड्स, मतलब हम लोग वेस्टर्न कल्चर यहीं से स्टार्ट हुआ था बेसिकली। जैसे ही हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हुआ, वहीं से हमारा वेस्टर्न कल्चर स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से फॉरेन गुड पे डिपेंडेंट हो गए थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्टेट क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर का। उसमें था लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। एक तो हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स ऐसे ही कोई कैपिटल इंडस्ट्रीज नहीं थी, कैपिटल गुड्स की कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी सिवाय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को छोड़ करके। और धीरे 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 टैरिफ पॉलिसी की वजह से, ये जो टैरिफ पॉलिसी लाई थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट, उसके वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी ख़त्म हो गई और हमारे कंट्री में कोई भी कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज नहीं बची। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। अगर लो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, अब स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि किसी कंट्री के जीडीपी में तीनों सेक्टर का एक होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इंडस्ट्री जो होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। अब अगर सपोज ये हमारा कंट्री का अगर जीडीपी है, इसमें मानते हैं ये इतना जो है, इतना पार्ट जो है, ये वाला पार्ट सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है। अब अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसमें इन्वेस्टमेंट कम होगा, इसमें इंडस्ट्रीज कम होगी, तो इससे रिटर्न भी कम आएगा। अब अगर रिटर्न कम आएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। एक ये भी स्टेट था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो हमारे कंट्री के जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन, ना के बराबर कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब ये क्या है, तो लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि जो ब्रिटिश कंपनी थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बोल लो, उसको कंपनी नहीं, वो कंपनी थी बट हम उसको गवर्नमेंट बोलेंगे क्योंकि वो हम पे रूल कर रही थी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरी कंट्री को चलना था उस टाइम पे। तो जो ब्रिटिश कंपनी थी उन्होंने पब्लिक सेक्टर में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना कोई यहाँ पे बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनवाए, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी। उन्होंने जो भी पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, बस थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया और थोड़े बहुत रोड बनाए, और रेलवे पे उनका ज़्यादा फोकस था, रेलवे, पावर प्लांट, इस पर उनका ज़्यादा फोकस था, वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि रेलवे की वजह से एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने में उनको ज़्यादा आसानी होती थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेट क्या था इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमारा है स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब आखिर हम गुड्स बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उसको हम एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं फॉरेन में तो ज़रूर करते होंगे, सारा का सारा कंज्यूम हम अपने कंट्री में तो करते नहीं होंगे स्टूडेंट। तो उसके लिए ये देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेट था इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग। पहला ये है कि हम लोग एक्सपोर्टर बन गए थे प्राइमरी गुड्स के। ठीक है, प्राइमरी गुड्स बोले तो प्राइमरी गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल। रॉ गुड्स के एक्सपोर्टर बन गए थे क्योंकि हम पे टैरिफ पॉलिसी लग चुका था। टैरिफ पॉलिसी की वजह से हमारा जो फिनिश गुड था वो मार्केट में महंगा भी सेल हो रहा था, जिसके वजह से हमारे फिनिश गुड का डिमांड कम होते गया था। लेकिन हमारे कंट्री से जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होते थे स्टूडेंट, उनका प्राइस जो था वो कम था। इसके वजह से रॉ मटेरियल का डिमांड था, जिसके वजह से हम लोग रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गए थे। एक तो ये हो गया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और दूसरा ये है कि हम लोग इम्पोर्टर बन गए थे फिनिश गुड के। हमारे ही मार्केट में, हमारे इंडस्ट्री में बने हुए जो गुड्स थे, फिनिश गुड थे, वो महंगे थे जो इम्पोर्ट हो रहे थे ब्रिटेन से बने हुए फिनिश गुड के मुकाबले। सपोज़ अगर ब्रिटेन को जो गुड्स
रॉ मटेरियल 100 रुपये में मिल रहे थे, वही 100 रुपये के वो फिनिश गुड को आके मार्केट में 200 में बेच रहे थे। बट जो इंडिया में, क्योंकि उनके पास मशीनरी थी, वो सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेते थे। इंडिया में सब कुछ हाथ से होता था, इसलिए वहाँ पे हम लोग महंगा बेचते थे। जो हमारे खुद के बनाए हुए गुड्स थे वो महंगे थे इन कंपैरिजन टू ब्रिटेन के जो गुड्स थे, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा फिनिश गुड का। इसके वजह से हम लोग इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड के। दूसरा इसमें पॉइंट है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड ड्यू टू स्वेज कनाल, ठीक है। ये जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उस पर ब्रिटेन का एक मोनोपोली क्रिएट हो चुका था। क्यों? मतलब 50% से ज़्यादा जो ट्रेड था वो ब्रिटेन ही होता था। मतलब बाकी श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, पारसिया हो गया या रसिया हो गया, इन सारे कंट्री में ना के बराबर हमारा ट्रेड होता था। बट मैक्सिमम पार्ट जो था, जो रॉ मटेरियल का ही एक्सपोर्ट था या जो फिनिश गुड का भी एक्सपोर्ट था, वो मैक्सिमम ब्रिटेन में ही होता था। अब ये क्यों होता था? जैसे एक तो इसका मेन रीज़न है कि ब्रिटेन हम पे रूल कर रहा था, ठीक है। और दूसरा में ये क्यों हुआ, ये और ज़्यादा बढ़ गया स्वेज कनाल की वजह से। तो सर स्वेज कनाल का इसमें क्या रोल है? तो स्वेज कनाल का रोल है, सपोज़ यहाँ पे ये हमारा इंडिया है, इधर ये पूरा एशिया अगर सपोज़ मान लेते हैं, इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, और यहाँ पे है यूरोप जिसमें है ब्रिटेन, ठीक है। ये है हमारा यूरोप, हमारा तो नहीं है, जिसमें यहाँ पे है ब्रिटेन, ठीक है। पहले इधर से कोई रास्ता नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से अगर सपोज़ इंडिया से कोई गुड्स अगर जाता था तो पूरा अफ्रीका के ऐसे नीचे से तब ब्रिटेन पहुंचता था। लेकिन 1859 से लेके 1869 तक जो इजिप्ट की गवर्नमेंट थी उसने स्वेज कनाल बना दिया, ठीक है। स्वेज कनाल की वजह से क्या हुआ, जो ये वाला पार्ट था इधर से एक रास्ता खुल गया, ठीक है। अब ये रास्ता की वजह से इंडिया से अगर कोई बॉम्बे से अगर एक्सपोर्ट होता था वो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ब्रिटेन चला जाता था। उसको ये इतना घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, जिसकी वजह से कोई भी गुड्स ब्रिटेन जल्दी पहुँच जाता था। अब ब्रिटेन जल्दी पहुंचता था तो वहाँ जाकर के फिनिश गुड में भी जल्दी कन्वर्ट होता था, और वहाँ से फिर वापस इसी रास्ते से इंडिया आकर के हमारा ही रॉ मटेरियल से चिपकाया हुआ बनाया हुआ सामान हमें को वापस आकर के चिपका दिया जाता था, जिससे हमारा खुद का जो मतलब इंडस्ट्री था वो धीरे धीरे बंद होती चली गई। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोपोली कैसे क्रिएट हुआ था हमारे मार्केट, मतलब ब्रिटेन का हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि ठीक है सर, हमारा फिनिश गुड मार्केट में नहीं जा रहा था, बट रॉ मटेरियल तो हमारे मार्केट में जा रहा था, जिसके वजह से पैसा तो वहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। हाँ, रेवेन्यू जनरेट हो जरूर रहा था, बट उसका यूज़ हमारे कंट्री के में नहीं हो रहा था। मतलब हमारे कंट्री के ये बोल सकते हैं कि वो उसका यूज़ ब्रिटेन खुद के फ़ायदे के लिए कर रहा था। अब देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1915 टू 1919, ठीक है। ये चला। अब वॉर होता है, अभी अगर प्रेजेंट में हम लोग देखें, रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी रसिया और यूक्रेन की जो है इकोनॉमी बोल सकते हैं वो डाउन हो गई है, जिसके वजह से वहाँ के जो लोग हैं उनका जॉब धीरे धीरे छीनते जा रहा है, तो उनको पैसा चाहिए। तो जो हमारे फॉरेन ट्रेड से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उसका ब्रिटेन अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रही थी। मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि अपने लोगों के ऊपर अपने कंट्री में यूज़ कर रही थी। और दूसरा, जो हमारे यहाँ कॉलोनियल रूल के में जो स्टाफ थे उनके पेमेंट के लिए, जो कि अगर यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो पुलिस थी या उनके जो बैंकर्स थे, सबके लिए उन्हीं के पेमेंट के लिए जो हमारा सरप्लस जनरेट हो रहा था उसका यूज़ ये लोग कर रहे थे। तो यानी हमारा जो पैसा था उसका भी यूज़ ये लोग खुद ही के लिए कर रहे। तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो कुछ कर रहे थे अपने लिए कर रहे थे।
इंडस्ट्रीज़ उन्होंने अपने यहाँ बनाई, हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल को ले जाके अपने इंडस्ट्रीज में फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, जिससे उनको उनके लोगों को नौकरी एम्प्लॉयमेंट मिला, उनके लोगों को रेवेन्यू जनरेट होकर मिला। हमारा ही रॉ मटेरियल हम ही को ला के फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बेचा गया, हमारे इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया। तो वो लोग कुछ भी हमारे लिए नहीं कर रहे थे, वो सब कुछ अपने लिए कर रहे थे। ठीक है, आई होप आपको अभी तक ये तीनों पॉइंट इस चैप्टर में, जो एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेट, फॉरेन ट्रेड का स्टेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेट जो मैंने आपको पढ़ाया, वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे कंट्री का जो डेमोग्राफिक कंडीशन था वो इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग कैसा था। ठीक है, मतलब डेमोग्राफिक कंडीशन की हमारे पॉपुलेशन कैसा था, बाकी सब कुछ कैसा था। तो इसमें पहला है डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया वाज वेरी बैड। ठीक है, मतलब पहले का जो डेमोग्राफिक कंडीशन था इंडिया का ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब बोल सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आप नोट डाउन कर लो। ईयर 2021 नहीं, ये जो ईयर है ये वाला पॉइंट, ईयर 1921 वाज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मतलब ये जो 1921 से पहले था ना, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आफ्टर 1921 सेकंड इंडिया एंटर सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब क्यों बोलते हैं ग्रेट डिवाइड, ये पेन यार, नाइनटीन 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1921 के बाद जो था इंडिया डेमोग्राफिक कंडीशन के सेकंड ट्रांजिशन में एंटर कर चुका था। तो सर पहले तो फर्स्ट ट्रांजिशन क्या हुआ था, तो देखो पहले हम लोग देखते हैं कि सेकंड ट्रांजिशन क्या था। तो सेकंड ट्रांजिशन का मतलब जिसमें डेथ का जो रेट है वो डिक्लाइन हुआ और बर्थ रेट हायर होते गया। फर्स्ट ट्रांजिशन का मतलब है कि जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था, मतलब कभी बर्थ रेट बढ़ रहा है कभी डेथ रेट बढ़ रहा है, जो कोई स्टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो वही समझाया गया। बिफोर 1921 द पॉपुलेशन वाज नॉट स्टेबल, मतलब 1921 के पहले से पॉपुलेशन जो था वो स्टेबल नहीं था। सम टाइम इट इंक्रीज एंड अदर टाइम इट डिक्रीज। ठीक है, कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, कभी बर्थ रेट जो बर्थ बहुत ज़्यादा हो गया, कभी डेथ बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि उसकी बहुत सारी रीज़न थी। उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी, इम्यूनेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब था, इस वजह से हमारा पॉपुलेशन वो था वो स्टेबल नहीं था। और 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। इस चीज़ को स्टूडेंट्स एकदम से दिमाग में बैठा लो कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को, क्योंकि 1921 के बाद इंडिया जो था वो डेमोग्राफिक कंडीशन के सेकंड ट्रांजिशन में एंटर कर चुका था। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ है इंडिया एंटर कर गया सेकंड ट्रांजिशन में। उसके बाद हेंस आफ्टर दिस ईयर देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। 1921 के बाद एक ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो, इसमें नोट्स में मेंशन नहीं है। 1921 के बाद इंडिया का पॉपुलेशन कभी स्टूडेंट कम नहीं हुआ है, हमेशा बढ़ते गया है। एक यहाँ पे याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज और फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, यानी जो पहला काउंटिंग हुआ था पॉपुलेशन का वो 1881 में हुआ था। पहला जो था स्टूडेंट वो 1881 में ऑफिशियल 1881 में हुआ था, और लास्ट जो कि हर 10 साल पे होता है, और लास्ट 2011 में हुआ था। 2021 में होना था, बट कोविड की वजह से वो अभी तक नहीं हो पाया है। आई होप कि वो आपको 2024 तक, मतलब ऐसा है कि 2020 पूरे कंट्री के पॉपुलेशन काउंट करना इतना आसान तो है नहीं, छोटा सा इंडिया कंट्री भी नहीं है। अकेले यूपी में देखो तो 20 से 22 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, तो इतना आसान है नहीं। तो पूरे कंट्री का पॉपुलेशन काउंट करने में तो ऐसा है कि मतलब 2024 तक हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इसमें सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं स्टूडेंट। ठीक है, जिसके वजह से आपको इंडिया का जो
डेमोग्राफिक कंडीशन था वो इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग कैसा था, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब इंडिया का जो डेमोग्राफिक कंडीशन था वो कैसा था, मतलब क्या था। ठीक है, हाई बर्थ रेट, पहला इसमें पॉइंट है स्टूडेंट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो कि दोनों हाई थे। बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर थाउजेंड, मतलब आपको पता ही होगा कि बर्थ रेट किसको बोलते हैं, पर थाउजेंड पे कितने, एक ईयर में पर थाउजेंड पे कितने बच्चों का जन्म होता है, और उसी पर थाउजेंड में कितने लोगों का डेथ होता है। ठीक है, ये होता है बर्थ रेट और डेथ रेट, जो कि दोनों हाई था इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग। ये दोनों 1921 के बाद हाँ कम हुआ था, डेथ रेट कम हुआ था, बट उसके पहले 1921 और 1947 में, ये 26 ईयर के पीरियड में तो हमें इंडिपेंडेंस ही मिल गई। अगर 1921 देखे और इसके बाद जो कि पॉपुलेशन में एक स्टेबलनेस आई थी, और 1947 यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस ही मिल गया। ठीक है, तो हम लोग जो पहले का पार्ट है जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूलिंग पीरियड था, उसमें देखेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई था। ठीक है, बर्थ रेट भी हाई था, जो कि स्टेबल नहीं था, हाई था मतलब स्टेबल नहीं था, कभी डेथ रेट बढ़ रहा है कभी बर्थ रेट बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। सेकेंड इसमें एक देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लो लिटरेसी रेट था। मतलब इंडिया का जो लिटरेसी रेट था ना वो बहुत कम ही था। देख सकते हो स्टूडेंट, 16%, मात्र 16% लिटरेसी। आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा, मतलब हमारे ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 190 ईयर तक रूल की। इसका एक मेन रीज़न हमें ये भी बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री का जो लिटरेसी रेट था वो 16% था। 16% था। आप खुद से ही समझ सकते हो कि जिस कंट्री का लिटरेसी रेट इतना कम हो उस पर रूल करना कितना आसान होगा। ठीक है, उसमें से भी हम फीमेल का सिर्फ 7% था। तो ये भेदभाव बहुत स्टार्टिंग से चलते आ रहा है, अब तो धीरे धीरे बहुत कम हो चुका है, ना के बराबर है, और धीरे धीरे जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इंडिया का जो लिटरेसी रेट था इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग वो 16% था, जिसमें से फीमेल का 7% था। अभी करेंटली इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, जिसमें 82% है मेल का और 64% है फीमेल का। ये धीरे धीरे और कम हो रहा है, और अगर नेक्स्ट सेंसस आता है तो उसमें देखेंगे ये रेट और भी ज़्यादा कम आपको दिखेगा। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या है, इसमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब ऑन एंड एवरेज किसी के, कोई आदमी कितना दिन तक या कोई भी पीपल एक कंट्री का कितना दिन तक उस टाइम तक जिंदा रह सकता था, उसको बोलते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, उस टाइम तक कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, ना के बराबर मेडिकल फैसिलिटी थी। हेल्थ कंडीशन भी उतना ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि उस टाइम पे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा गंदा था स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से मात्र 32 साल, देख लो सिर्फ ओनली 32 ईयर्स, सोच सकते हो 32 ईयर्स एवरेज था किसी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी तो शायद, मतलब अभी तो ऑन एंड एवरेज 60 to 69 ईयर्स तक ये है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, 60 to 69 ईयर। आज मेरा पेन सही से चल नहीं रहा है तो आप ये नोट डाउन कर लो, इधर लिख देते हैं 60 to 69 ईयर्स अभी ये जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अभी करेंटली। ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब ये क्या है, ये है कि अगर सपोज किसी ईयर में कि कोई एक सर्टेन नंबर ऑफ जो है चाइल्ड बर्थ लेते हैं, उनमें से मतलब कितने लोग जो है वो एक साल से कम में ही डेथ, उनमें से कितने बच्चों का एक साल में कम ही डेथ हो जा रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पे देखेंगे स्टूडेंट्स की मतलब जो 1000 बच्चे जन्म ले रहे थे उसमें से 218, सोच सकते हो कितना, मतलब ये डरावना नंबर है कि पर थाउजेंड बर्थ से 218 218 चाइल्ड का डेथ हो जा रहा था स्टूडेंट उस टाइम पे। क्यों हो रहा था, उसका रीज़न था
इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो जो बच्चों का जन्म था वो घर पे ही, और हमारे पुराने जो थे फैसिलिटी उन्हीं के बेसिस पे हो रहा था, जिसकी वजह से, और फीमेल का भी जो हेल्थ था, क्योंकि लिटरेसी रेट इतना कम था, पढ़ाई लिखाई इतना ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा जानता नहीं था, इसके वजह से ये हो रहा था। देख सकते हो पर 1000 में से 218 ये था उस टाइम पे। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि मतलब किसी कंट्री में, किसी सेक्टर में कितने लोग कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं। अगर ये कोई कंट्री का इंडिया है, तो इसमें जो प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो देखेंगे कि 1951 में ऑन एन एवरेज 72% जो था, 72% लोग एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में थे। सोच सकते हो कि अगर किसी कंट्री के 72% टू 75% लोग अगर एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में काम करेंगे, तो उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत स्लो होगा, और वो बहुत अंडर डेवलप या ना के बराबर जो कंट्री डेवलप की है वो कंट्री है, ठीक है। जिसमें से 10% जो थी स्टूडेंट्स, वो सेकेंडरी सेक्टर पे इंडिया की पॉपुलेशन काम करती थी, यानी इंडस्ट्री जो कि ना के बराबर थी, बट धीरे धीरे कुछ इंडस्ट्री रेलवे की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से 10% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे थे, और बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो टर्शियरी सेक्टर में 17% लोग काम कर रहे थे। ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर, ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर, ये हो गया हमारा टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अभी तक देखा स्टूडेंट कि हमारे कंट्री पे पहले तो देखा कि ब्रिटिश कैसे आए, उनके आने का मोटिव क्या था, कैसे उन्होंने हमारे ऊपर रूल स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उनके आने से पहले हमारे कंट्री का इकोनॉमी कैसा था, हम अपने लाइवहुड को किस तरीके से कंटिन्यू करते थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उनके जाने के बाद हमारे कंट्री का इकोनॉमी कैसा हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेट कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेट कैसा था, उसके बाद फॉरेन ट्रेड का स्टेट कैसा था, और हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन कैसा था। इतना चीज़ हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हमारे कंट्री की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया, कैसे हमारे कंट्री के पूरे डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन हर कॉइन का टू फेस होता है। तो अगर उन्होंने कुछ निगेटिव किया तो उसका कुछ पॉजिटिव साइड भी था। तो उस पॉजिटिव साइड में क्या था कि उन्होंने हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने पूरी तरीके से सही किया, बट हाँ कुछ ना कुछ उसमें सही ज़रूर किया। हाँ उन्होंने इसलिए नहीं सही किया क्योंकि वो हमारे कंट्री पे रूल कर रहे थे और वो सही करना चाहते थे, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो कर रहे थे उसी के प्रोसेस में हमारे कंट्री का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे वो सही हो गए। तो ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है उसका लास्ट टॉपिक है। आज हमारा ये चैप्टर अभी इस टॉपिक के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो ये टॉपिक हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सही किया और उसमें क्या सही किया। बेसिकली देखेंगे इसमें उन्होंने क्या सही किया। तो पहले तो देखते हैं कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वो होता है कि स्टूडेंट्स की किसी कंट्री के या किसी कंट्री को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जो बेसिक नीड्स होते हैं उसी को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आएंगे रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, एनर्जी, कम्युनिकेशन एंड सोशल नीड्स। ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है स्टूडेंट। तो उन्होंने एयरपोर्ट या एनर्जी या एयरपोर्ट तो उसमें बहुत नहीं किए थे, बट हाँ कुछ रेलवेज़ का उन्होंने किया था, रोड का किया था, और हाँ मेन बेसिकली उन्होंने दो चीज़ किया था, रेलवेज़ और कम्युनिकेशन। रोड अगर रेलवे होगा तो रेलवे हर किसी के मतलब हर पॉइंट पे तो रेलवे नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए उन्होंने रोडवेज़ का भी थोड़ा बहुत एक्सपेंड किया था। लेकिन हाँ रेलवे और कम्युनिकेशन ये दो चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। हमारे ही कंट्री के बजट के यूज़ करके उन्होंने ये चीज़ को किया था, जिस वजह से हमारे कंट्री का थोड़ा सा बजट इधर उधर भी हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे हम
इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज़ के लिए। जो रेलवे स्टूडेंट वो एक बहुत हाई बजट का डिमांड करता है। अभी भी हम लोग देखते होंगे जब एनुअल बजट पास होता है तो उसमें देखते हैं रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट रखा जाता है। तो रेलवे जो है एक हाई बजट का डिमांड करता है, तो उस टाइम पे हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिसकी वजह से हमारा बजट जो कंट्री का था वो थोड़ा बहुत इफेक्ट भी हुआ। बट हाँ, ये उन्होंने अपने लिए अच्छा किया था, जिसके बाद से हम उसका लेजेसी के फॉर्म में अभी तक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आगे स्टूडेंट्स देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली उन्होंने क्या किया था, और उसमें देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर बेसिकली होता क्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वही है, मेनली वही है कि किसी कंट्री को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जो नीड्स होती हैं उन्हीं को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें एयरपोर्ट, रेलवेज, कम्युनिकेशन, एनर्जी, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ब्रिटिशर्स से स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको बताया पहले ही कि ब्रिटिशर्स ने मेनली दो चीज़ों का डेवलपमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में। फर्स्ट था रेलवे और दूसरा था कम्युनिकेशन। तो पहले देखते हैं कि रेलवे का डेवलपमेंट उन्होंने कैसे किया था। जो रेलवे था स्टूडेंट, उसका उन्होंने, मैंने बताया ही आपको कि वो हमारे लिए करके नहीं गए थे, वो अपने लिए करके गए थे। ठीक है, तो वो एक बहुत मेजर डेवलपमेंट था हमारे कंट्री के लिए। हाँ, वो एक बहुत मेजर डेवलपमेंट था। ठीक है, जो कि उन्होंने रेलवे को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। ये आप नोट डाउन कर लो स्टूडेंट। रेलवे जो था वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1850 में। 1850 में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जो फर्स्ट ट्रेन था पैसेंजर ट्रेन, वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। ये जो मुंबई से थाने के बीच में 38 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है, उसको कवर किया था इन्होंने, मतलब रेलवे ने कवर किया था। जो कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। बट रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ था स्टूडेंट्स 1950 को, और पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। तो ये आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेलवे का इम्पैक्ट क्या था, यानी रेलवे तो इंट्रोड्यूस हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या था। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था स्टूडेंट्स कि जो बैरियर थे, एक डिस्टेंस था। सपोज अगर उस टाइम पे देखें तो नॉर्थ से अगर साउथ में आपको जाना, मतलब अगर किसी को बंगाल से अगर जाना था चेन्नई के, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। लेकिन रेलवे के आने के बाद वो डिस्टेंस ख़त्म हो गया। मतलब पहले अगर जाते तो आप लोग कैसे जाते, ट्रेडिशनल जो थे बुलकाट या इस सब चीज़ों से जाते, जिसमें बहुत टाइम लग जाता। बट उस टाइम पे रेलवे के आने के बाद वो एक डिस्टेंस ख़त्म हो गया, जिससे जो बैरियर था लॉन्ग डिस्टेंस का, उससे वो ख़त्म हो गया। और उसके ख़त्म होने से ये हुआ कि अगर सपोज़ हम कोई चीज़ था, मार्केट का ही अगर लेते हैं, अगर कोई सेल करना था तो हम बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा करके हम एक चीज़ को सेल करते थे, जिससे एक डिस्टेंस का बैरियर जो था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था स्टूडेंट, रेलवे की वजह से। देखिए सेकंड पॉइंट यही मैंने जैसा आपको बताया, हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस मूव ऑफ गुड्स। सपोज अगर कोई बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस कोलकाता में है, ठीक है, उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है ले जा करके पंजाब में, वो पहले अगर ट्रेडिशनल से जाएगा तो बहुत धीरे या बहुत दिन लगेंगे उसको जाने में। बट रेलवे के आने के बाद वो अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह बहुत अच्छे से और एक प्रॉपर वे में, एक इफ़िशियंट और इफेक्टिव टाइम में ले जाके वहाँ पहुँचा के सेल करके, जिससे गुड्स का जो मूवमेंट था उसका भी डिस्टेंस ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसके वजह से मार्केट भी एक्सपेंड हुआ है स्टूडेंट्स, और मार्केट एक्सपेंड होने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा। सपोज़ अगर पहले सिर्फ एक जगह से, मुंबई से अगर देखें तो जो पोर्ट था मुंबई से गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बट उसके बाद साउथ में भी होने लगा, बहुत कोलकाता में होने लगा, सब जगह से होने लगा। तो इससे रेलवे की वजह से मार्केट का भी एक्सपेंड बहुत अच्छे से हुआ। ये इन्होंने अपने ही लिए किया था, हमारे लिए वो स्टूडेंट नहीं कर रहे थे। वो जो कुछ कर रहे थे सिर्फ ब्रिटिश के डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे, ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे। बट उसका यूज़ हम लोग लेजेसी के फॉर्म में अभी कर रहे थे, जो कर रहे हैं, जो कि उन्हीं का हम लोग कहेंगे कि हाँ ये चीज़ उन्हीं का है। ठीक है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में सेकंड जो उन्होंने डेवलप किया था स्टूडेंट, वो था कम्युनिकेशन। तो अब देखेंगे कि कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट उन्होंने कैसे किया था। तो पहले सोचो कि अभी अगर आप लोग को अपने बाबू सोना, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, किसी को अपने बाबू सोना से बात करना,
फटाक से फ़ोन उठाया, व्हाट्सएप खोला, वीडियो कॉल करेगा, बात खत्म, खलास, वहीं पे कोई टेंशन नहीं है। 24 घंटे के बीच में कभी भी हम बाबू सोना को हेलो कर सकते हैं। सोचो अगर आप लोग उस टाइम पे होते तो क्या होता। आज आप पोस्ट करोगे, सपोज जब पोस्ट का हुआ था इन्वेंट, जो उन्होंने किया था, जो कि पोस्ट था वो नॉर्मल पीपल के लिए उन्होंने इन्वेंट किया था। तो पोस्ट आप आज अगर करते हो तो 10 दिन के बाद उधर से रिप्लाई आया। आज अगर कोई पूछेगा कि मेरे बाबू ने थाना थाया, 10 दिन के बाद उधर से रिप्लाई आएगा। तो सोचो कितना ज़्यादा। और पहले तो वो भी नहीं था, तो पहले तो जो कबूतर या राजा महाराजा के टाइम में देखते तो कबूतर या कोई दूत लिखा हुआ खत लेके जाता था, वो सब कुछ चीज़ें थी स्टूडेंट। लेकिन हाँ, उसके बाद उन्होंने 2 चीज़ का इन्वेंट किया। एक था पोस्ट, दूसरा था टेलीग्राफ। जो पोस्ट था स्टूडेंट, वो हैंड रिटन होता था, और वो एक बार आप यहाँ से लिख करके अपना एड्रेस डाल करके भेजो, वो कहीं दूसरे जगह जो पोस्टमैन होते थे वो ले जाते, तो उसका कुछ चार्ज होता था। और जो टेलीग्राफ था स्टूडेंट्स, वो जो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, जिसके वजह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बेसिकली वो सर्विस के लिए यूज़ किया जाता था। कि सपोज़ अगर कहीं पे कोई विद्रोह हो जाता था तो वहाँ पे पोस्ट तो पहुँचने में, आखिर कोई ह्यूमन है, कोई आदमी है, वो पहुँचेगा लेट से, बट मशीन से यहाँ से फटाक से टाइप करके वहाँ से टेलीग्राफ से भेज देते थे। तो पोस्ट जो था यहाँ पे बेसिकली हम लोग, इसमें 2 चीज़ें हैं कि इन्होंने 2 चीज़ का इन्वेंट किया कम्युनिकेशन के फॉर्म में, पोस्ट और टेलीग्राफ का। पोस्ट जो था वो नॉर्मल पीपल के लिए था, और टेलीग्राफ जो था वो सर्विस यानी ऑफिशियल वर्क के लिए था। टेलीग्राफ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, ठीक है, जिसके जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स लोग अपने सर्विस के लिए यूज़ करते थे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने बेसिकली और ज़्यादा यही देखा है कि ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश रूल का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था हमारे कंट्री पे या हमारी इकोनॉमी के पे, ठीक है। बट अब हम लोग इस पॉइंट पे देखेंगे कि आखिर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर सपोज़ एक कॉइन है, अगर उसमें हम टॉस करते हैं तो हेड आता है, बट उसका टेल फेस भी है। तो अगर उसका कुछ निगेटिव था, ब्रिटिश रूल का कुछ निगेटिव इफेक्ट था, तो उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी स्टूडेंट्स हमारे कंट्री पे था। तो हम लोग वही देखेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या था। इसमें पहला है स्टूडेंट्स सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्ट। तो सर सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि स्टूडेंट देखेंगे कि जब मार्केट में एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ तो उस टाइम पे, उससे पहले हमारे जो कंट्री के फार्मर्स थे उनको ये नहीं पता था कि हम जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम लोग सेल कर सकते हैं। वो सिर्फ अपने खाने के लिए प्रोड्यूस करते थे कि हाँ एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं तो इसका यूज़ सिर्फ खाने के लिए है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए उन्होंने एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन किया, उसके बाद हमारे कंट्री के फार्मर को ये पता चला कि ठीक है, हम लोग अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लोग इसको सेल करके पैसा कमा सकते हैं, ये सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है। जिसकी वजह से मेहनत ज़्यादा करने की आदत हुई और हम लोग मेहनत ज़्यादा आउटपुट के लिए करने लगे, ठीक है। जो कि आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन क्या होता है। इसमें नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम ट्रेडिशनल, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास ट्रेडिशनल ही थे, जो बुलकाट ये सारी चीज़ें थी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का हमारे पास सिर्फ यही 2 चीज़ें, एक चीज़ जो ट्रेडिशनल हमारे पास थी वही था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद उन्होंने रोडवेज़ का एक्सपेंड किया, उन्होंने रेलवेज़ किए, तो जिससे ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा खासा हमारे पास चीज़ें आ गई सामने, जिसके वजह से एक ग्रोथ हमारे लिए मार्केट में आया और हमने अच्छा खासा ग्रोथ किया। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्रिटिश के आने के बाद ये 2 चीज़ें काफ़ी अच्छे से, जो कि उन्होंने अपने ही लिए किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो कुछ कर रहे थे सिर्फ ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे, बट उसका यूज़ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, और आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। तो मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हुआ स्टूडेंट्स कि पहले हम लोग बैटर सिस्टम पर वर्क कर रहे थे कि ठीक है, किसी को गेहूँ का नीड है और हमें चावल का नीड है, ठीक है, तो हाँ उसे गेहूँ दे करके चावल ले लिए। तो ये बैटर सिस्टम होता था, जिसको C2C बोलते थे, कमोडिटी टू कमोडिटी स्टूडेंट। बट ब्रिटिश के आने के बाद जब एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ तो हमें ये पता चला कि नहीं, हम लोग इसे बेच करके, अगर ठीक है हमें गेहूं के बदले चावल लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ रहा था, बट हम अब मार्केट में ही गेहूं को सेल करके उससे पैसा लेकर के नज़दीक में ही जा करके चावल खरीद ले सकते थे।
तो इससे क्या हुआ कि हम लोग को पता चला कि नहीं, हम मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ मूव कर सकते हैं और इससे हम लोग पैसे भी कमा सकते हैं। तो हम मॉनेटरी इकोनॉमी की तरफ ही मूव किए। और इसका एक सबसे ब्रिटिश का जो स्टूडेंट था उसका आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का इफ़ेक्टिव सेटअप हमें मिल गया। जैसे उन्होंने पार्लियामेंट बना के रखा था, उन्होंने लॉ बना के रखा था, उनका रूल गलत था स्टूडेंट, उनका रूल ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए था, इस वजह से वो हम पे हार्मफुल था, हमारे लिए हार्ड था, बट उनका रूल ज़रूर था। तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप करके रखा था क्योंकि उनको रूल करना था, तो उनको ज़रूरी थी इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप करके रखा था जिसके वजह से हमें एक सेटअप किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया जिसमें हम थोड़ी सी चेंजेस की और चेंजेस करने के बाद हम लोग उसी एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे प्लानर और पॉलिटिशियन को बहुत ज़्यादा हेल्प किया और हमारे कंट्री को चलाने में बहुत ज़्यादा मदद किया। आई होप आपको ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस चैप्टर का अगर एक हम क्विक रिवीजन करें स्टूडेंट्स तो देखेंगे कि पहले ब्रिटिशर्स क्यों आए हमारे कंट्री में। ठीक है, आने के बाद उनका कैसे माइंड चेंज हुआ। वो आए थे हमारे यहाँ बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, बट उन्होंने हमारे कंट्री के रॉ मटेरियल को देखा और उनका माइंड चेंज हुआ और वो हम पे रूल करना स्टार्ट करने लगे। ठीक है, उनके आने से पहले कैसा था हमारे कंट्री का इकोनॉमी, उनके ड्यूरिंग हमारे कंट्री का इकोनॉमी कैसा था, उसके बाद उन्होंने हमारे कंट्री को इकोनॉमी को कैसे डिस्ट्रॉय किया, कैसे हमारे फॉरेन ट्रेड को डिस्ट्रॉय किया, ये चीज़ें हमने देखा। फिर हमने एट द एंड पे ये भी देखा कि ठीक है, उन्होंने जो खराब किया सो किया, बट उन्होंने ना चाहते हुए भी हमारे लिए क्या अच्छा किया। आई होप आपको ये चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा और ये चैप्टर की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हम MCQ टेस्ट सीरीज भी करेंगे, रीजन असर्शन के क्वेश्चन करेंगे, केस स्टडीज़ के क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये सारी चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर होंगी और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके आओगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।